हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये क्लास 12th अकाउंट्स का टॉपिक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम समझेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके का लोन है जो कंपनी लेती है इन्वेस्टर से अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल रेस करने के लिए, और इन रिटर्न कंपनी इन इन्वेस्टर्स को देती है इंटरेस्ट। जो पर्सन डिबेंचर्स को होल्ड करते हैं, परचेज करते हैं कंपनी से, उन्हें कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स। और ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी होती है, ओनर्स नहीं होते। सो इशू ऑफ डिबेंचर्स एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी डेट को रेस करती है डिबेंचर्स को इशू करके, दैट इज लोन लेकर इन्वेस्टर से। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो वो उन्हें डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है, ऑफर करती है अपने सील के अंडर, ये एक्नॉलेज करने के लिए कि ये डेट कंपनी ने लिया है। और ये सर्टिफिकेट एक प्रॉमिस है जो कंपनी कर रही है कि जो भी उसने अमाउंट बोरो किया है इन्वेस्टर से, वो उन्हें रिटर्न करेगी इंटरेस्ट के साथ टाइम पर। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्रीज पास करती है, उन्हें कैसे रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो जो उसका प्रोसीजर है और अकाउंटिंग एंट्रीज है वो सिमिलर होती है जो कंपनी इशू ऑफ शेयर्स के केस में करती है। बस डिफरेंस आ जाता है नेम और टाइटल ऑफ अकाउंट्स में। अब कंपनी डिबेंचर्स को कैश के लिए भी इशू कर सकती है और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी, डिपेंड करता है कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम समझेंगे जब कंपनी डिबेंचर्स को या तो कैश के लिए इशू कर रही है या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, तो इन दोनों केसेस में क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है और इन्हें कैसे रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फर्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। इस केस के अंदर कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है इन एक्सचेंज फॉर कैश। कंपनी को कैश चाहिए जिसके लिए कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए मार्केट में। ये डिबेंचर्स कंपनी पार पे भी इशू कर सकती है, दैट इज फेस वैल्यू पे, और एट प्रीमियम, दैट इज अबव द फेस वैल्यू, और एट डिस्काउंट, दैट इज बिलो द फेस वैल्यू। इन तीनों में से किसी भी प्राइस पर कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है मार्केट में। जो कंपनी को डिबेंचर्स का अमाउंट रिसीव होता है उसे कंपनी टू वेज में कलेक्ट कर सकती है। या तो कंपनी लमसम में सारा अमाउंट मंगा सकती है डिबेंचर होल्डर से, या फिर वो इंस्टॉलमेंट में मंगा सकती है, दैट इज ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल्स, जैसे हमने शेयर्स के केस में समझा था। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी जर्नल और अकाउंटिंग एंट्रीज हम पास करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स के केस में, वो एग्जैक्टली सेम होगी जो हमने इशू ऑफ शेयर्स के केस में समझी थी। सिर्फ डिफरेंस लाई करेगा टाइटल और नेम ऑफ अकाउंट्स में। अब हम समझेंगे, अगर कंपनी डिबेंचर्स को कैश में इशू कर रही है और जो भी मनी रिसीव्ड हो रहा है डिबेंचर्स को इशू करके, उसे कंपनी या तो लमसम में कलेक्ट कर रही है या फिर इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रही है, दैट इज़ ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल्स, तो इन दोनों केसेस के अंदर कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज पास करती है, और इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। Following journal entries are passed for issue of debentures. First case, when debenture amount is received in lump sum. कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे कैश के लिए और कंपनी को डिबेंचर का अमाउंट रिसीव हुआ है लम्प सम में, दैट इज एक साथ कंपनी को सारा अमाउंट रिसीव हो गया। सबसे पहले कंपनी जर्नल एंट्री करेगी ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि कंपनी को सारा मनी एक साथ मिल गया, इसीलिए हम यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और कंपनी को मनी रिसीव हो रहा है इसीलिए वो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी उस एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट करेगी और ट्रांसफ़र करेगी डिबेंचर्स अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। कभी कभार क्या होता है, कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है। कंपनी ने जितना एप्लीकेशन मनी मंगाया था उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी कंपनी को रिसीव हो गया। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू करे मार्केट में, बट उसे एप्लीकेशन रिसीव हो गई 12,000 डिबेंचर्स के लिए। तो जो 2,000 डिबेंचर्स के ऊपर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया है उसे कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी और रिफंड कर देगी, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। आइए इस फर्स्ट केस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, 1 अप्रैल 2024 को ए लिमिटेड ने इशू करे 5,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। यहाँ पर 10% डिबेंचर्स का मतलब है इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट रेट है 10% जो कंपनी देगी डिबेंचर होल्डर्स को। कंपनी 5,000 डिबेंचर्स इशू कर रही है। हर डिबेंचर की वैल्यू है ₹100 और सारा मनी कंपनी एप्लीकेशन पर मंगा रही है, दैट इज़ लमसम में। एप्लीकेशंस कंपनी को सारे डिबेंचर्स के लिए रिसीव हो गई जो भी कंपनी ने इशू करे। 30 अप्रैल 2024 को कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं और डिबेंचर्स अलॉट करे हैं कंपनी ने 15 मई 2024 को। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। जो भी कंपनी ने मनी मंगाया था वो सारा कंपनी को टाइम पर रिसीव हो गया। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। अगर कंपनी डिबेंचर्स को पार पे, दैट इज फेस वैल्यू पे इशू कर रही है, उस केस में कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेगी। सबसे पहले तो हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, उसके नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। सो डेट कॉलम में आएगा 2024 अप्रैल 30, जिस दिन कंपनी एप्लीकेशंस को रिसीव कर रही है। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम एंट्री को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने 5,000 डिबेंचर्स इशू करे और कंपनी को सभी डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई। कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है पार पे, दैट इज फेस वैल्यू पे। सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 5 लाख। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी डिबेंचर्स को अलॉट करेगी और एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देगी डिबेंचर्स अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी डेट कॉलम में आएगी मई 15 क्योंकि उस दिन डिबेंचर्स को अलॉट किया जा रहा है। और पर्टिकुलर्स कॉलम में एंट्री आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को पार पे इशू कर रही है, इसीलिए हमारी वैल्यू आएगी 5,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 5 लाख रुपीज़। सो ये था फर्स्ट केस जिसमें कंपनी डिबेंचर्स का अमाउंट रिसीव कर रही थी लमसम में। अब हम समझेंगे सेकंड केस, जब डिबेंचर का अमाउंट कंपनी को रिसीव हो रहा है इंस्टॉलमेंट में, दैट इज डिफरेंट स्टेजेस पर। उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। फर्स्ट, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करती है, जिसकी एंट्री होती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। जब कंपनी अलॉटमेंट को ड्यू कर लेती है उसके बाद कंपनी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करती है डिबेंचर्स अकाउंट में, जिसकी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। अगर कंपनी को ज़्यादा डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हो गई पब्लिक से और एक्सेस डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, उस केस में कंपनी टू ऑप्शंस को फॉलो कर सकती है। या तो कंपनी एक्सेस डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर सकती है टुवर्ड्स अलॉटमेंट और कॉल्स, या फिर कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर सकती है। अगर कंपनी एक्सेस डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रही है अलॉटमेंट के टुवर्ड्स, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट।
और अगर कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर रही है एप्लीकेंट्स को, उस केस में एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र, एडजस्ट और रिफंड करने के बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री पास करती है, जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने के बाद कंपनी कॉल मनी को ड्यू करेगी, दैट इज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद कंपनी कॉल मनी को रिसीव करेगी, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट क्रेडिट। सो ये सारी जर्नल एंट्रीज पास की जाती है जब कंपनी डिबेंचर के अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है, दैट इज़ डिफरेंट स्टेजेस पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी हमने जर्नल एंट्रीज अभी तक पढ़ी है इशू ऑफ डिबेंचर्स के केस में, वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स के केस में समझी थी। बस यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है नेम और टाइटल ऑफ अकाउंट्स में। वहाँ पर हम शेयर्स को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम डिबेंचर्स को यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। कंपनी डिबेंचर्स को पार पे भी इशू कर सकती है, दैट इज़ फेस वैल्यू पे। प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, दैट इज़ अबव द फेस वैल्यू के ऊपर प्राइस पे। और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है, दैट इज़ बिलो द फेस वैल्यू से कम प्राइस पे। अगर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करती है, दैट इज़ अबव द फेस वैल्यू, उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम से, जो भी कंपनी को रिसीव होता है डिबेंचर्स को इशू करके, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल रिसीट है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर सारी रिसीट्स एंड इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। अगर कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है, दैट इज़ बिलो द फेस वैल्यू, उस केस में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट से, जो भी इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पर कंपनी अलाउ करती है, क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है और अकाउंटिंग के अंदर सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। आइए इस सेकंड केस को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 2, बी लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच at a premium of 10%, payable ₹25 on application, ₹35 on allotment including premium, and balance on first and final call। बी लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, जिसकी फेस वैल्यू है ₹100। कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% ऑफ 100 दैट इज ₹10 के प्रीमियम पर कंपनी इन डिबेंचर्स को इशू कर रही है। डिबेंचर्स का अमाउंट कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है, दैट इज 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें ₹10 का प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो अलॉटमेंट पर अमाउंट हो गया ₹25। यहाँ पर एप्लीकेशन का मनी दिया हुआ है ₹25, अलॉटमेंट का मनी दिया हुआ है ₹35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को ₹10 के प्रीमियम पर इशू कर रही है। डिबेंचर की फेस वैल्यू है ₹100। कंपनी टोटल ₹110 पर डिबेंचर मंगा रही है डिबेंचर होल्डर से, जिसमें से ₹25 मंगा रही है एप्लीकेशन पर, ₹35 मंगा रही है अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो ₹110 में से हम माइनस करेंगे 25, देन माइनस करेंगे 35, तो जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस आएगा दैट इज़ ₹50, उसे कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगा रही है डिबेंचर होल्डर से। अब हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले कंपनी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेगी, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 2,50,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 डिबेंचर्स एट ₹25 ईच।
कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है 10,000 डिबेंचर्स के लिए और एप्लीकेशन का मनी है ₹25 ईच। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 2,50,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल में कोई भी डेट्स मेंशन नहीं है, कब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे, कब कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई, कब कंपनी ने डिबेंचर्स को अलॉट करे, इसीलिए हम डेट कॉलम को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे। एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने के बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेगी, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 2,50,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 डिबेंचर्स एट ₹35 ईच अलॉन्ग विथ प्रीमियम। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर रही है 10 रुपीज़ की, और प्रीमियम का अमाउंट कंपनी अलॉटमेंट पर मंगा रही है। तो हम अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बीइंग अ कैपिटल रिसीट। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का अमाउंट होगा 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 लाख। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को कंपनी ट्रांसफ़र करेगी डिबेंचर्स अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 2,50,000। कंपनी को जिन भी डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, कंपनी ने वो सारी एक्सेप्ट कर ली और उन सब का एप्लीकेशन मनी डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। दैट इज़ 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज़ इज इक्वल टू 2,50,000 रुपीज़। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेगी, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 3,50,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिबेंचर्स अलॉन्ग विथ प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर मिल रहा है, इसीलिए कंपनी प्रीमियम के अमाउंट को भी इंक्लूड करेगी जब वो अलॉटमेंट का मनी रिसीव करेगी। दैट इज 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 35 रुपीज़ इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम इज इक्वल टू 3,50,000 रुपीज़। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेगी, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। ब्रैकेट पे नरेशन आएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 डिबेंचर्स एट ₹50 ईच। 10,000 के डिबेंचर्स हैं, 50 रुपीज़ की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, सो अमाउंट होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने के बाद कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी रिसीव करेगी, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिबेंचर्स एट ₹50 ईच। सो ये था हमारा सेकंड केस, जिसमें कंपनी डिबेंचर का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में मंगा रही थी। अभी तक हमने इस वीडियो में समझा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, जिसमें हमने समझा कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है कैश के लिए, और कंपनी डिबेंचर्स को पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। और जो कंपनी को डिबेंचर्स का अमाउंट रिसीव होता है, उसे कंपनी लमसम में भी कलेक्ट कर सकती है, दैट इज सारा एप्लीकेशन पर मनी रिसीव कर सकती है, या फिर उसे इंस्टॉलमेंट में भी कलेक्ट कर सकती है, दैट इज ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल्स। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है कैश के लिए नहीं, बल्कि एसेट्स को परचेज करने के लिए या फिर किसी रनिंग बिजनेस और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उस प्रोसेस को कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंपनी एसेट्स या बिजनेस परचेज करती है वेंडर से और इन रिटर्न उसे डिबेंचर्स इशू करती है एज पेमेंट कंसिडरेशन, तो ये दोनों सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं और इन दोनों की अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे परचेज ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ बिजनेस की कंपनी क्या जर्नल एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करती है। फर्स्ट, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आएगा जिस भी प्राइस पर कंपनी ने वेंडर के साथ एग्री किया है उन एसेट्स को परचेज करने के लिए।
सेकेंड केस इज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। अगर कंपनी किसी और कंपनी का या किसी और वेंडर का बिजनेस परचेज करती है, तो इसका मतलब कंपनी उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को परचेज कर रही है। तो उस केस में जर्नल एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। एसेट्स को डेबिट करेंगे एसेट्स की एग्रीड वैल्यू से जो भी कंपनी और वेंडर के बीच में डिसाइड हुई है, और लाइबिलिटीज़ अकाउंट को क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटीज़ की एग्रीड वैल्यू से जो भी कंपनी एंड वेंडर के बीच में डिसाइड हुई है, और वेंडर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन से। परचेज कंसिडरेशन वो प्राइस है जो कंपनी पे करती है वेंडर को उसके एसेट्स या फिर बिजनेस को परचेज करने के लिए। इस जर्नल एंट्री में या तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। ये डिपेंड करेगा डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट्स एंड परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स होते हैं सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज़, मतलब जो भी कंपनी ने वेंडर के एसेट्स खरीदे हैं और लाइबिलिटीज़ परचेज करी है, उनका नेट एसेट वैल्यू क्या है, जिसे कैलकुलेट करते हैं सन्ड्री एसेट्स में से सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को माइनस करके। अब कंपनी उस वेंडर को कितना परचेज कंसिडरेशन दे रही है, कितना प्राइस पे कर रही है। अगर वो उसके नेट एसेट से ज़्यादा प्राइस पे कर रही है कंपनी वेंडर को, इट मीन्स उस वेंडर की गुडविल है जिसके लिए कंपनी पे कर रही है। गुडविल एक एसेट है, इसलिए हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स की डिफरेंस वैल्यू से। अगर कंपनी परचेज कंसिडरेशन कम पे कर रही है उसके नेट एसेट्स की वैल्यू से, इसका मतलब कंपनी के लिए वो कैपिटल रिसीट है, एक तरीके का प्रॉफिट है, जिसे कंपनी क्रेडिट करेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो इस एंट्री के अंदर कंपनी या तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करेगी या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेगी बैलेंसिंग फिगर से। लेकिन अगर नेट एसेट्स की वैल्यू परचेज कंसिडरेशन के इक्वल है, उस केस के अंदर कंपनी ना गुडविल अकाउंट को डेबिट करेगी और ना ही कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा। एसेट्स या बिजनेस को परचेज करने के बाद कंपनी वेंडर को डिबेंचर्स इशू करती है। अब कंपनी वेंडर को डिबेंचर्स पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। अगर कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है वेंडर को पार पे, उस केस में एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जब कंपनी ने एसेट्स या बिजनेस परचेज करे थे वेंडर से, उस टाइम पर वेंडर्स अकाउंट को क्रेडिट किया था बीइंग अ लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी को अभी वेंडर की पेमेंट करनी थी। यहाँ पर कंपनी ने उस वेंडर को डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो वो लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए वेंडर्स अकाउंट को डेबिट करेगी कंपनी और एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर देगी, जिसमें परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेगी जिस भी टाइप के डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी उस वेंडर को। अगर कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है वेंडर को प्रीमियम पे, उस केस में जर्नल एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। वेंडर्स अकाउंट को कंपनी हमेशा परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से डेबिट करेगी, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कंपनी को उस वेंडर को पे करना है, एक्चुअली जो भी उसने एसेट्स या बिजनेस परचेज करे हैं उनके लिए। परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट को कंपनी क्रेडिट करेगी जो भी नॉमिनल और फेस वैल्यू होगी डिबेंचर्स की। क्योंकि यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर कंपनी इन डिबेंचर्स को इशू कर रही है उससे, क्योंकि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कंपनी के लिए कैपिटल रिसीट है और अकाउंटिंग के अंदर सारे रिसीट्स एंड इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। अगर कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है वेंडर को डिस्काउंट पे, दैट इज बिलो द फेस वैल्यू पे, उस केस में जर्नल एंट्री होती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। वेंडर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे जो भी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कंपनी अलाउ कर रही है इन डिबेंचर्स पर, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कंपनी के लिए लॉस है और सारे लॉसेस को डेबिट किया जाता है अकाउंटिंग में।
और परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे नॉमिनल वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स से। जब कंपनी वेंडर को डिबेंचर्स इशू करती है तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स उसे इशू करती है, उसका फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। जो भी अमाउंट कंपनी को वेंडर को पे करना है उसे डिवाइड करते हैं डिबेंचर्स के इशू प्राइस से। अगर कंपनी डिबेंचर्स को पार दैट इज फेस वैल्यू पे इशू कर रही है तो वो फेस वैल्यू होगी इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। अगर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर रही है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होगा इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। अगर कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट होगा इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। इन तीनों केसेस के अंदर इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स डिफरेंट होगा, तो जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी वो भी डिफरेंट होंगे इन तीनों केसेस के अंदर। आइए इस टॉपिक को भी हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल 3, सी लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹99,000 फ्रॉम डी लिमिटेड। सी लिमिटेड ने एसेट्स परचेज करे हैं जिसकी बुक वैल्यू है 99,000 डी लिमिटेड से। सो यहाँ पर हमारा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 99,000 रुपीज़। It has issued 11% debentures of ₹100 each for paying the purchase consideration to D Limited. सी लिमिटेड ने डी लिमिटेड को 11% डिबेंचर्स इशू करे हैं जिसकी फेस वैल्यू है ₹100 पर डिबेंचर। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड। अगर कंपनी ये डिबेंचर्स को फर्स्ट पार पे इशू कर रही है, सेकंड प्रीमियम पे इशू कर रही है ऑफ 10% एंड थर्ड डिस्काउंट पे इशू कर रही है ऑफ 10%। यहाँ पर सी लिमिटेड डिबेंचर्स को इशू कर रही है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश दैट इज एसेट्स को परचेज करने के लिए वेंडर डी लिमिटेड से। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले तो कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है डी लिमिटेड यानी वेंडर से, तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट 99,000 टू डी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 99,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम वेंडर डी लिमिटेड फॉर ₹99,000। यहाँ पर कंपनी एसेट्स को 99,000 रुपीज़ में परचेज कर रही है, इसीलिए अमाउंट आएगा 99,000 रुपीज़। एसेट्स को परचेज करने के बाद कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी डी लिमिटेड को। सबसे पहले कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है पार पे। उस केस में जर्नल एंट्री होगी डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 99,000 टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 99,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द इशू ऑफ 990 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार टू वेंडर। इस केस के अंदर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 99,000 रुपीज़। क्योंकि कंपनी यहाँ पर डिबेंचर्स पार पे इशू कर रही है दैट इज फेस वैल्यू पे, सो इशू प्राइस होगा 100 रुपीज़। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंपनी यहाँ पर कितने इशू कर रही है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम परचेज कंसिडरेशन दैट इज 99,000 को डिवाइड करेंगे इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर से। यहाँ पर इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स है 100 रुपीज़। सो 99,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 990 डिबेंचर्स कंपनी यहाँ पर इशू कर रही है। ये तो था फर्स्ट केस। सेकंड केस, कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है डी लिमिटेड दैट इज वेंडर को एट प्रीमियम पे और प्रीमियम का अमाउंट है 10%। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है 100 रुपीज़, 10% का प्रीमियम है उस पर दैट इज 10 रुपीज़ का प्रीमियम है। सो एंट्री होगी डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 99,000 टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 90,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 9,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द इशू ऑफ 900 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% टू वेंडर। वेंडर्स अकाउंट दैट इज डी लिमिटेड को तो डेबिट करेंगे 99,000 से जो है परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। 11% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंपनी ने कितने इशू करे हैं डी लिमिटेड को अगर वो प्रीमियम पर डिबेंचर्स इशू करती है, जिसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 99,000,
इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दैट इज 110. सो 99,000 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 900 डिबेंचर्स. यहाँ पर कंपनी 900 डिबेंचर्स को इशू कर रही है. हर डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़. सो 11% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. 900 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़. क्योंकि यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर रही है, इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे प्रीमियम के अमाउंट से. 900 डिबेंचर्स हैं, 10 रुपीज़ का प्रीमियम है पर डिबेंचर. सो 900 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 9,000 रुपीज़. थर्ड केस, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है वेंडर दैट इज डी लिमिटेड को डिस्काउंट पे. इस केस में जर्नल एंट्री होगी डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 99,000, discount on issue of debentures account debit 11,000 to 11% debentures account credit 1,10,000. ब्रैकेट में नरेशन आएगी being the issue of 1100 11% debentures of ₹100 each at discount of 10% to vendor. डी लिमिटेड दैट इज वेंडर्स अकाउंट को तो डेबिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से जो है 99,000. यहाँ पर कंपनी डिस्काउंट पर डिबेंचर्स को इशू कर रही है, इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे. जिसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे कंपनी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कर रही है, जिसका फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स. परचेज कंसिडरेशन है 99,000. यहाँ पर इशू प्राइस होगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट. फेस वैल्यू है 100 जिसके ऊपर 10% डिस्काउंट है. सो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रुपीज़. 90 रुपीज़ का यहाँ पर इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स होगा. सो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड आ जाएंगे 99,000 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 1100 डिबेंचर्स. सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 1100 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ डिस्काउंट पर डिबेंचर इज इक्वल टू 11,000 रुपीज़. 11% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स से दैट इज 1100 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ ₹100 पर डिबेंचर दैट इज 1,10,000 रुपीज़. ये तो था एग्जाम्पल 3 जिसके अंदर कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है वेंडर से और इन रिटर्न उसे डिबेंचर्स इशू कर रही है आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. अब हम समझेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें कंपनी बिजनेस परचेज करेगी वेंडर से और उसे परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए डिबेंचर्स इशू करेगी. एग्जाम्पल 4, डी लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ ₹7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹60,000 ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹6,60,000. डी लिमिटेड ने एसेट्स परचेज करे हैं जिनकी वैल्यू है 7 लाख, लाइबिलिटीज़ परचेज करी है जिनकी वैल्यू है 60,000 XYZ लिमिटेड की. यहाँ पर XYZ लिमिटेड वेंडर है. परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 6,60,000 रुपीज़. डी लिमिटेड ने पे किया है परचेज कंसिडरेशन डिबेंचर्स को इशू करके ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम. पास करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड. यहाँ पर डी लिमिटेड इशू कर रही है डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश दैट इज बिजनेस को परचेज करने के लिए. जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने से पहले यहाँ पर हम कुछ चीज़ें कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट्स में. सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है XYZ लिमिटेड को, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स. परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 6,60,000 रुपीज़. इशू प्राइस यहाँ पर होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. फेस वैल्यू है 100, 10% प्रीमियम है दैट इज 10 रुपीज़. सो 110 रुपीज़ होगा यहाँ पर इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स. सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड बाय डी लिमिटेड होंगे 6,000 डिबेंचर्स. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट पे कर रही है क्या वो नेट एसेट्स की वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, जिसके अकॉर्डिंग हम गुडविल अकाउंट या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे जर्नल एंट्री में. परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 6,60,000 रुपीज़. नेट एसेट्स की वैल्यू होगी सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज़. सन्ड्री एसेट्स हैं 7 लाख, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ है 60,000. सो नेट एसेट्स आ जाएंगे 6,40,000 रुपीज़.
दैट मीन्स कंपनी परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा पे कर रही है नेट एसेट्स की वैल्यू से, तो जो ये डिफरेंस अमाउंट है 20,000 रुपीज़ का, उसे डेबिट किया जाएगा गुडविल अकाउंट में। अगर यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कम होता नेट एसेट्स की वैल्यू से, तो हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करते उस डिफरेंस अमाउंट से। इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, जिसके लिए बनाएंगे हम जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले कंपनी बिजनेस को परचेज करने की जर्नल एंट्री पास करेगी, जो होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट जो कि बैलेंसिंग फिगर आया था 20,000 रुपीज़, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट 60,000, टू XYZ लिमिटेड अकाउंट दैट इज वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट 6,60,000 रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ XYZ लिमिटेड। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट से, दैट इज 7 लाख रुपीज़ से। गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे जो भी बैलेंसिंग फिगर आया है बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स, दैट इज 20,000 रुपीज़। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज से, जो है 60,000 रुपीज़। एंड XYZ लिमिटेड अकाउंट दैट इज वेंडर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से, जो है 6,60,000 रुपीज़। इसके बाद कंपनी XYZ लिमिटेड दैट इज वेंडर को डिबेंचर्स इशू करेगी प्रीमियम पर, जिसकी जर्नल एंट्री होगी XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,60,000, टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 6 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 60,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर एट 10% प्रीमियम। XYZ लिमिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से, जो है 6,60,000 रुपीज़। डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर से। कंपनी टोटल 6,000 डिबेंचर्स इशू कर रही है, जो हमने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट किया है। उसे मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर से, दैट इज 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम से। 6,000 डिबेंचर्स है, 10% का प्रीमियम है, दैट इज 10 रुपीज़। सो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। ये था हमारा सेकेंड टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें हमने समझा कंपनी एसेट्स या बिजनेस परचेज करती है वेंडर से, और वेंडर को पेमेंट करने के लिए कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है? ये वो सिचुएशन है जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो पब्लिक ने अप्लाई करे हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो कंपनी ने इशू करे हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 50,000 10% डिबेंचर्स इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच, बट उसे एप्लीकेशंस रिसीव हुई है पब्लिक से 60,000 डिबेंचर्स की। इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी को यहाँ पर 10,000 डिबेंचर्स की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इस सिचुएशन के अंदर कंपनी अलॉट करती है डिबेंचर्स को इन तीनों ऑल्टरनेटिव में से कोई भी ऑल्टरनेटिव फॉलो करके। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशंस। जो भी कंपनी को एक्स्ट्रा और एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसे कंपनी रिजेक्ट कर देगी, और जितने कंपनी ने इशू करे हैं उतने ही एक्सेप्ट करेगी। सेकेंड ऑल्टरनेटिव, पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। इस केस के अंदर कंपनी कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट देगी और कुछ एप्लीकेंट्स को प्रो डाटा और प्रपोर्शन बेसिस पर अलॉटमेंट देगी। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन कंपनी रिजेक्ट नहीं करेगी और ना ही उनका मनी रिफंड करेगी। थर्ड ऑल्टरनेटिव, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू ऑल्टरनेटिव्स। इस केस के अंदर कंपनी कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट देती है, कुछ एप्लीकेंट्स को प्रो डाटा बेसिस पर देती है, और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है और उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देती है। इसीलिए इसे फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन कहा गया है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का प्रोसेस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जैसे हमने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में पढ़ा था, बस यहाँ पर डिफरेंस होगा नेम और टाइटल ऑफ अकाउंट्स में।
ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स के केस में कंपनी इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स में से किसी भी ऑल्टरनेटिव को फॉलो करके डिबेंचर्स को अलॉट कर सकती है एप्लीकेंट्स को। आइए ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स के टॉपिक को हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल 5। X Limited invited applications for 4,000 debentures of rupees 100 each issued at premium of 20%। X Limited कंपनी ने एप्लीकेशंस इनवाइट करी है 4,000 डिबेंचर्स की। 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है पर डिबेंचर, जिसे कंपनी इशू कर रही है एट प्रीमियम ऑफ 20%। 100 का 20% हो गया 20 रुपीज़ के प्रीमियम पर कंपनी इन डिबेंचर्स को इशू कर रही है। सो 120 रुपीज़ हो गया इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। एप्लीकेशंस रिसीव हुई है कंपनी को 6,000 डिबेंचर्स के लिए और कंपनी ने डिबेंचर्स को अलॉट करे हैं फॉलोइंग बेसिस पर। फर्स्ट, टू रिजेक्ट अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 1,200 डिबेंचर्स। जिन्होंने 1,200 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया है उनको तो कोई भी अलॉटमेंट नहीं दी, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड, टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 400 डिबेंचर्स। जिन्होंने 400 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया है उन्हें फुल अलॉटमेंट दे दी, उनके सारे डिबेंचर्स एक्सेप्ट कर लिए। थर्ड, टू अलॉट द रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग अदर एप्लीकेंट्स। और जो बाकी के बचे डिबेंचर्स हैं उन्हें कंपनी ने प्रो राटा यानी प्रपोर्शन बेसिस पर डिबेंचर्स को अलॉट कर दिया बाकी एप्लीकेंट्स के बीच में। फोर्थ, टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। और जो कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसे कंपनी अलॉटमेंट मनी के टुवर्ड्स एडजस्ट करेगी जिन एप्लीकेंट्स को कंपनी ने प्रो डाटा बेसिस पर डिबेंचर्स अलॉट करे हैं। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड when the amount is payable as rupees 20 on application, rupees 50 on allotment including premium of rupees 20 and the balance on first and final call। जर्नल एंट्रीज पास करनी है एक्स लिमिटेड की बुक्स में। कंपनी एप्लीकेशन पर मंगा रही है 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पर मंगा रही है 50 रुपीज़, जिसमें से 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, दैट मीन्स अलॉटमेंट पर मनी है 30 रुपीज़ एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट्स में एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो शो करेगी डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मनी, जैसे हमने शेयर्स के केस में पढ़ा था। रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, कैटेगरीज कॉलम, डिबेंचर्स अप्लाइड, डिबेंचर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके अंदर सब कॉलम्स बनाएंगे, डिबेंचर्स कॉलम, डिबेंचर अलॉटमेंट कॉलम, कॉल्स इन एडवांस कॉलम एंड रिफंड और बैंक कॉलम। स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाने के बाद हम डिटेल्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आती है फर्स्ट कैटेगरी, डिबेंचर्स अप्लाइड है 1,200, डिबेंचर्स अलॉटेड है 0 क्योंकि कंपनी ने सारे अलॉटमेंट रिजेक्ट कर दी टू एप्लीकेंट्स फॉर 1,200 डिबेंचर्स। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है इनका 1,200 मल्टीप्लाई बाय ₹20 ऑन एप्लीकेशन, दैट इज़ 24,000 रुपीज़। क्योंकि कंपनी ने कोई भी डिबेंचर्स अलॉट नहीं कर रही है तो उनका सारा एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देगी। सो रिफंड और बैंक कॉलम में आ जाएंगे 24,000 रुपीज़। फिर आएगी सेकंड कैटेगरी जिसमें डिबेंचर्स अप्लाइड है 400, डिबेंचर्स अलॉटेड है 400 क्योंकि कंपनी ने फुल अलॉटमेंट दे रही है। इनका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा 400 डिबेंचर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय ₹20 ऑन एप्लीकेशन, दैट इज़ 8,000 रुपीज़। क्योंकि कंपनी यहाँ पर फुल अलॉटमेंट दे रही है तो सारा एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है इन डिबेंचर्स पर वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर्स अकाउंट में, दैट इज़ 8,000 रुपीज़। फिर आएगी थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ रिमेनिंग डिबेंचर्स। यहाँ पर हम सबसे पहले तो रिमेनिंग डिबेंचर्स अप्लाइड को कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिबेंचर्स अप्लाइड है 6,000, उसमें से माइनस करेंगे 1,200 माइनस 400, तो रिमेनिंग डिबेंचर्स अप्लाइड बचे 4,400, जिसे कंपनी अलॉट कर रही है प्रो राटा बेसिस पर। टोटल कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं 4,000, जिसमें से कंपनी ने 400 ऑलरेडी अलॉट कर दिए, दैट मीन्स कंपनी ने 3,600 डिबेंचर्स अलॉट करे हैं इन 4,400 डिबेंचर्स अप्लाइड को। इनका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा 4,400 डिबेंचर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय ₹20 ऑन एप्लीकेशन, दैट इज 88,000 रुपीज़। डिबेंचर्स अकाउंट में कंपनी ट्रांसफ़र करेगी उतना मनी जितना इन डिबेंचर होल्डर्स का बनता है एप्लीकेशन पर,
दैट इज डिबेंचर्स अलॉटेड हैं 3600 मल्टीप्लाई बाय ₹20 ऑन एप्लीकेशन इज इक्वल टू 72,000 रुपीज़, जिसे कंपनी डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। और जो रिमेनिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी है दैट इज 88,000 माइनस 72,000 इज इक्वल टू 16,000 रुपीज़, उसे कंपनी यूटिलाइज करेगी टुवर्ड्स डिबेंचर अलॉटमेंट, जैसे कि एग्जाम्पल में गिवन है 4th पॉइंट पर। सारी कैटेगरीज को रिकॉर्ड करने के बाद सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे। यहाँ पर टोटल डिबेंचर्स अप्लाइड होंगे 6,000, टोटल डिबेंचर्स अलॉटेड होंगे 4,000, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा 1,20,000 रुपीज़, जिसमें से डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है 80,000 रुपीज़, डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है 16,000 रुपीज़ एंड 24,000 रुपीज़ को कंपनी ने रिफंड किया है एप्लीकेंट्स को। ये स्टेटमेंट को वर्किंग नोट्स में प्रिपेयर करने के बाद रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज, जिसके लिए बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की जर्नल एंट्री पास करेगी, जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 1,20,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जैसे कि हमने स्टेटमेंट से अभी कैलकुलेट किया, कंपनी को टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है 1,20,000, इसीलिए यहाँ पर हम 1,20,000 रुपीज़ को डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेगी, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 1,20,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 80,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है 20 रुपीज़ के प्रीमियम पर, और इस प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूडेड है। इट मीन्स कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम का अमाउंट मंगा रही है डिबेंचर होल्डर से, इसीलिए हम यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बीइंग अ कैपिटल रिसीट। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट से जो कंपनी अलॉटमेंट पर मंगा रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज 4,000 डिबेंचर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय ₹50 इज इक्वल टू 2 लाख। डिबेंचर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स से, दैट इज 4,000 debentures multiplied by ₹30 on allotment is equal to 1,20,000 rupees, and securities premium reserve account को क्रेडिट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम से, दैट इज 4,000 debentures multiplied by ₹20 is equal to 80,000 rupees। अलॉटमेंट को ड्यू करने के बाद कंपनी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेगी डिबेंचर्स अकाउंट में, उसे एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट की टुवर्ड्स एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करेगी, जिसके लिए हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपीज़ टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 80,000 रुपीज़ टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 16,000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 24,000 रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। जैसे कि हमने अभी स्टेटमेंट से कैलकुलेट किया, कंपनी को टोटल डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 1,20,000, जिसे कंपनी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट करेगी। उसमें से कंपनी डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है 80,000, जिसे कंपनी डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करेगी। उसमें से 16,000 रुपीज़ कंपनी एडजस्ट कर रही है टुवर्ड्स डिबेंचर अलॉटमेंट, सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेगी 16,000 से, और 24,000 रुपीज़ को कंपनी रिफ़ंड कर रही है उन एप्लीकेंट्स को जिन्हें कंपनी ने कोई भी डिबेंचर्स अलॉट नहीं करे, इसलिए कंपनी बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगी 24,000 रुपीज़ से। इस जर्नल एंट्री को पास करने के बाद कंपनी अलॉटमेंट का मनी रिसीव करेगी, जिसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,84,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 1,84,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। डिबेंचर अलॉटमेंट पर टोटल अमाउंट ड्यू था कंपनी का 2 लाख रुपीज़, जिसमें से कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पर 16,000 रुपीज़ ऑलरेडी डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुकी है, क्योंकि वो उसे रिसीव कर चुकी है। सो अब कंपनी एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव करेगी अलॉटमेंट के टाइम पर वो होगा 2 लाख माइनस 16,000, दैट इज 1,84,000 रुपीज़, जिसे कंपनी यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट करेगी।
अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री पास करने से पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना मनी मंगा रही है डिबेंचर होल्डर्स से। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है 120 रुपीज़ के प्राइस पर, 100 प्लस 20 रुपीज़ प्रीमियम, जिसमें से कंपनी 20 रुपीज़ मंगा रही है एप्लीकेशन पे, 50 रुपीज़ मंगा रही है अलॉटमेंट पे। सो 120 रुपीज़ में से माइनस करेंगे 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 50 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो बैलेंस आएगा ₹50 पर डिबेंचर, जिसे कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगाएगी डिबेंचर होल्डर्स से। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 2 लाख, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। यहाँ पर डिबेंचर्स अलॉटेड है 4000 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी है ₹50 पर डिबेंचर। सो 4000 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री के बाद कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी को रिसीव करेगी, जिसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्योंकि कंपनी को सारा मनी रिसीव हो गया जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ड्यू था, इसीलिए हम यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर हमने डेट कॉलम को ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हमें डेट्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है एग्जाम्पल में। सो ये था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का केस, जिसमें कंपनी थर्ड ऑल्टरनेटिव को फॉलो करके डिबेंचर्स को अलॉट कर रही थी। कुछ एप्लीकेंट्स को फुल में अलॉटमेंट कर रही थी, कुछ एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पर एंड कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जो कंपनी देती है लेंडर को मेन और प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया। अपने लोन को सिक्योर करने के लिए बैंक ने कंपनी से दो सिक्योरिटीज़ मांगी। फर्स्ट सिक्योरिटी कंपनी ने दे दी अपनी प्रॉपर्टी। कोई भी कंपनी के पास प्रॉपर्टी थी तो उसके पेपर कंपनी ने बैंक को सबमिट कर दिए एज मॉर्टगेज, मतलब वो प्रॉपर्टी कंपनी ने गिरवी रख दी बैंक के पास। अब दूसरी सिक्योरिटी के लिए, दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, कंपनी के पास कोई एसेट नहीं था जिसे वो गिरवी रख सकती। तो कंपनी ने क्या किया, बैंक को डिबेंचर्स इशू कर दिए अपनी कंपनी के। तो इसे कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर्स को नॉर्मली एज कोलेटरल सिक्योरिटी तब इशू किया जाता है जब कंपनी दैट इज़ बोरोअर के पास कोई एसेट नहीं होता जिसे वो मॉर्टगेज कर सके, गिरवी रख सके एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल दैट इज सेकेंडरी सिक्योरिटी को तभी रियलाइज किया जा सकता है जब बैंक अपने लोन का अमाउंट बिजनेस की प्रिंसिपल और मेन सिक्योरिटी से फुलफिल नहीं कर पाता। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो जो होल्डर होते हैं ऐसे डिबेंचर्स के, उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता इन डिबेंचर्स के ऊपर। लेकिन अगर कंपनी फेल हो जाती है लोन का अमाउंट रीपे करने में, तो जो लेंडर है दैट इज़ बैंक, जिससे कंपनी ने लोन लिया है, वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं एज अ डिबेंचर होल्डर। इट मीन्स उन्हें डिबेंचर्स का अमाउंट रीपे किया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। अब हम समझेंगे, अगर कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी जो भी उसने लोन लिया है उसके अगेंस्ट, तो उसे कैसे रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करने के टू मेथड्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट मेथड। इस मेथड के अंदर कंपनी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करती अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब कंपनी इन डिबेंचर्स को इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसे कंपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करती है एज फॉलोज। फर्स्ट केस, डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। यहाँ पर कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है 10 लाख रुपीज़ का बैंक से और उस लोन को सिक्योर किया है 11,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच को इशू करके एज कोलेटरल सिक्योरिटी।
ये जो डिबेंचर्स हैं इन्हें कंपनी बैलेंस शीट में कैसे शो करती है, इन्हें बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में कहीं भी शो नहीं करती है। इन्हें शो करती है नोट्स टू अकाउंट्स में, टर्म लोन के नीचे ब्रैकेट में, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जो डिबेंचर्स हैं जिन्हें कंपनी इशू कर रही है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये एक तरीके की कंपनी के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है, एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। वो लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है जब कंपनी बैंक को लोन की रीपेमेंट ना कर पाए या लोन पर डिफ़ॉल्ट कर दे। सो कंपनी इन डिबेंचर्स को शो करेगी नोट्स टू अकाउंट्स में, लोन के नीचे ब्रैकेट में एज secured by issue of 11,009% debentures of rupees 100 each as collateral security. सेकेंड केस, कंपनी शॉर्ट टर्म लोन ले रही है बैंक का, लेट्स से फॉर 5 लाख रुपीज़, और कंपनी इसके अगेंस्ट डिबेंचर्स इशू कर रही है 6,009% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट दिस लोन। तो इसे भी कंपनी ऐसे ही शो करेगी जैसे कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन के लिए शो किया था। इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। इसे बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे लोन के नीचे ब्रैकेट में। जैसे कि आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में तो आएगी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करंट लायबिलिटीज़ में, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन है तो इसीलिए ये करंट लायबिलिटीज़ में आएगी। अमाउंट आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। नोट्स टू अकाउंट्स में हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के नीचे डिटेल लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक, अमाउंट आएगा 5 लाख, और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6,009% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सो ये था फर्स्ट मेथड जिसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है एज कोलेटरल सिक्योरिटी आइदर फॉर शॉर्ट टर्म लोन और फॉर लॉन्ग टर्म लोन। इसे बैलेंस शीट पे नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं लोन के नीचे ब्रैकेट में। अब हम समझेंगे सेकंड मेथड जिसमें डिबेंचर्स को जब कंपनी इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो उसे कैसे रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सेकंड मेथड के अंदर जो भी डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास करके। इस केस में जर्नल एंट्री पास की जाती है डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इसीलिए वो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेगी और डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेगी बीइंग अ लायबिलिटी। जब कंपनी लोन को रीपे कर देती है तो अबव एंट्री को कैंसिल करते हैं रिवर्स एंट्री पास करके, दैट इज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। जब कंपनी लोन रीपे कर देती है तो उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है और इन डिबेंचर्स को कंपनी कैंसिल करती है जिन्हें कंपनी ने इशू किया था एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसीलिए कंपनी इस एंट्री को कैंसिल करती है रिवर्स एंट्री पास करके। इसे हम बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करते हैं। लेट्स से कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ का लॉन्ग टर्म लोन लिया है बैंक से जिसके अगेंस्ट 11,009% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच इशू करे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी बैलेंस शीट में तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को शो करेगी अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज अंडर द हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अमाउंट आएगा 10 लाख रुपीज़। इसे नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के नीचे आएगा टर्म लोन फ्रॉम बैंक जिसका अमाउंट आएगा 10 लाख। अब हम इन डिबेंचर्स को शो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 11,009% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी दैट इज 11 लाख, जिसमें से लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस 11 लाख रुपीज़। सो अमाउंट आ जाएगा नील। सो इस तरीके से डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेकेंड मेथड के अंडर। आइए इन मेथड्स को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 6, X Limited secured a long-term loan of rupees 90,000 from Bank of India, issuing 1,009% debentures of rupees 100 each as collateral security. X Limited कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है 90,000 रुपीज़ का बैंक ऑफ इंडिया से जिसके अगेंस्ट वो इशू कर रही है 1,009% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हाउ विल X Limited शो इशू ऑफ डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट। कंपनी इन इशू ऑफ डिबेंचर्स को कैसे शो करेगी बैलेंस शीट में, हमें ये बताना है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी को शो करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जिसके अंदर कंपनी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेगी, इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट,
और हम रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, नीचे लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्योंकि कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर अमाउंट आ जाएगा 90,000 रुपीज़। नोट नंबर में हम मेंशन करेंगे 1, जिसे हम नोट्स टू अकाउंट्स में उसकी डिटेल को शो करेंगे। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 90,000, और ब्रैकेट में हम इशू ऑफ डिबेंचर्स को शो करेंगे लाइक सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 1000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड के अंदर हम जर्नल एंट्री को पास करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग इशू ऑफ 1000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन फ्रॉम बैंक। क्योंकि कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इशू करे हैं जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ पर डिबेंचर, सो अमाउंट आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। इसे बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, नोट नंबर एंड देन अमाउंट कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में सबसे पहले आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अमाउंट में आएगा 90,000 क्योंकि 90,000 रुपीज़ का लोन है। नोट नंबर में हम लिखेंगे 1, जिसकी डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके नीचे लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया दैट इज 90,000। फिर उसके बाद हम इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी की डिटेल को शो करेंगे एज 1009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी जो है 1 लाख, जिसमें से लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस, उसका भी अमाउंट है 1 लाख, तो अमाउंट आ जाएगा नील और हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया होगा 90,000 रुपीज़। सो अभी हमने समझा टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी और इसे कैसे रिकॉर्ड करती है कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब हम समझेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन। अगर कंपनी फेल हो जाती है लोन को रीपे करने में, उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इन इशू ऑफ डिबेंचर्स का एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब कंपनी फेल हो जाती है लोन को रीपे करने में तो लेंडर एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना ऑप्शन और राइट्स को क्लेम कर सकते हैं इन डिबेंचर्स के ऊपर जिन्हें कंपनी इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इस केस के अंदर कंपनी फॉलोइंग जर्नल एंट्री पास करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी फेल हो गई लोन का अमाउंट रीपे करने में, तो लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन अमाउंट से, जो भी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट होगा और जो भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा उस लोन पे, उस अमाउंट से लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे उस इंटरेस्ट अमाउंट से जो आउटस्टैंडिंग होगा लोन के ऊपर उस पीरियड के लिए जो फॉल करेगा जिस दिन कंपनी इस लोन पर डिफ़ॉल्ट करेगी, उस डेट से लेकर जिस दिन लेंडर इन डिबेंचर्स पर अपना राइट्स क्लेम करेंगे एज डिबेंचर होल्डर। इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा लोन पर उसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट करेंगे और परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेगी क्योंकि जो भी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे थे एज कोलेटरल सिक्योरिटी उसके ऊपर लेंडर ने अपने राइट्स क्लेम कर लिए, तो वो अब कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स बन गए और कंपनी की एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई डिबेंचर्स की फॉर्म में, इसीलिए डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब हम समझेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर होल्डर्स को एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी जिसे कंपनी को पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को, चाहे उसे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, इसीलिए इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया जाता है।
इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है फिक्स रेट पे डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पे। ये इंटरेस्ट सभी डिबेंचर्स पर पेड किया जाता है एक्सेप्ट दोज डिबेंचर्स जिन्हें कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू करती है। जो बैलेंस होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट का ईयर एंड में, उसे कंपनी ट्रांसफर कर देती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट अक्रू हो जाता है या ड्यू हो जाता है लेकिन कंपनी उसे पे नहीं करती, उस इंटरेस्ट को कहते हैं इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जिसका अमाउंट ड्यू हो गया पे करने के लिए बट कंपनी ने अभी तक उसे पे नहीं किया। अब हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट को ड्यू किया जाता है जिसकी एंट्री होती है डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए कंपनी इसे डेबिट करेगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को ये इंटरेस्ट अभी पे करना है, तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, इसीलिए वो उसे क्रेडिट करेगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को ड्यू करने के बाद कंपनी इस इंटरेस्ट को पे करेगी डिबेंचर होल्डर्स को, जिसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी कम हो रही है टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि वो उन्हें इंटरेस्ट पे कर रही है, इसीलिए डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे बीइंग डिक्रीज इन लायबिलिटी। और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कंपनी के लिए बैंक एसेट है और यहाँ पर एसेट कम हो रहा है क्योंकि वो बाहर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बीइंग डिक्रीज इन एसेट। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के केस में ये दोनों एंट्रीज पास की जाती है। सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू किया जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट को पे किया जाता है। अब इस टॉपिक को हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल 7, ABC Limited issued 15,000 10% debentures of ₹100 each on 1st April 2023। ABC Limited ने 1st April 2023 को 15,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं। 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है पर डिबेंचर। 10% डिबेंचर्स, ये जो 10% है वो है इंटरेस्ट रेट इन डिबेंचर्स के ऊपर। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, जो इशू था वो फुली सब्सक्राइब था। जितने डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करे उन सब के लिए कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हो गई, दैट इज़ फॉर 15,000 डिबेंचर्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। इशू की टर्म्स के अकॉर्डिंग कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है हाफ ईयरली बेसिस पर, मतलब 6-6 महीने में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है इन डिबेंचर्स के ऊपर। पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को। मीन्स हमें 31 मार्च 2024 तक ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज को पास करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एबीसीएल लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले कंपनी इंटरेस्ट को ड्यू करेगी। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है 1 अप्रैल 2023 को और इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है डिबेंचर्स पे हाफ ईयरली बेसिस पे, यानी 6 मंथ्स बाद ये इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा इन डिबेंचर्स पर। दैट इज ऑन 30 सितंबर 2023 को हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करेंगे जो होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 75,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट 75,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेबल फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। यहाँ पर कंपनी टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कर रही है 15,000। हर डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आ गई 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज़। क्योंकि हम इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पर कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड रेट पे और यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट है 10%। सो 15 लाख का 10% हो गया 1,50,000 रुपीज़। ये जो 1,50,000 रुपीज़ है ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। अब हमें कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, क्योंकि कंपनी हाफ ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट को पे कर रही है। सो 1,50,000 को डिवाइड करेंगे 12 मंथ से और मल्टीप्लाई करेंगे 6 मंथ से, तो हमारा
6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा 75,000 रुपीज़, जो हमने इस जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट को ड्यू करने के बाद कंपनी इस इंटरेस्ट को पे करेगी डिबेंचर होल्डर्स को, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 75,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 75,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। आफ्टर दैट कंपनी फिर से 6 मंथ्स बाद इंटरेस्ट को ड्यू करेगी, दैट इज़ ऑन 31 मार्च 2024, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 75,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट 75,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेबल फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इस इंटरेस्ट को ड्यू करने के बाद कंपनी इस इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी नेक्स्ट ईयर में, दैट इज़ ईयर 2025, क्योंकि हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इसीलिए हमने यहाँ पर इंटरेस्ट पे करने की एंट्री पास नहीं करी है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो और चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, सो स्टे ट्यून्ड। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद कनेक्टिंग विद अकाउंट्स।